चलिए अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ से चैप्टर का मेजर पार्ट स्टार्ट होता है। एंड रिमेंबर कि प्रॉपर्टीज अगर क्लियर नहीं होंगी तो आप समझ लो क्वेश्चन में आपको बहुत टाइम लगता है। तो प्रॉपर्टीज़ पे हमें कमांड बनाना है और प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि ट्रिक्स जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ में ही हैं। अब सबसे पहले हम बात करें प्रॉपर्टी नंबर 1 की। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन रो आर चेंज्ड इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम। मीन्स if interchange of row into column then value of determinant unchanged। मतलब अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में चेंज नहीं आता, ना साइन में चेंज आता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं डेल्टा बोलूँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, और सपोज एक मैंने डिटर्मिनेंट लिया जो कि इंटरचेंज से बन रहा है रो इनटू कॉलम से, तो क्या होगा a1 b1 c1 इस रो को कॉलम में इंटरचेंज किया, a2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में करस्पॉन्डिंग में ही जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम में a3 b3 c3। अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालें और इसकी निकालें तो सेम आएगी, यानी डेल्टा इक्वल टू डेल्टा डैश। आप निकाल के देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक जनरल बात की, इसकी वैल्यू अगर 10 है तो इसकी वैल्यू भी 10 ही आएगी। इसका मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, ना वैल्यू में चेंज आता ना साइन में। इसलिए कई बार हम जब सॉल्व करते हैं तो रो वाइज करते हैं, कई बार हम कॉलम वाइज भी करेंगे। कुछ बुक में आपको रो वाइज सॉल्व करते हुए मिलेगा, कुछ में कॉलम। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हुई। नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है। इफ़ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज। मतलब यदि हम टू रो, रिमेंबर टू रो या टू कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, बट साइन चेंज हो जाता है। सपोज पहले 10 आ रही थी, अब -10 आएगी, 20 आ रही थी -20 आएगी, -5 आ रही थी +5 आएगी। यानी टू रो करस्पॉन्डिंग, मतलब कॉन्जुगेटिव रो होना चाहिए, टू रो या टू कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, बट साइन विल बी चेंज। मीन्स इसका ये हुआ, सपोज मैं एक लिखूँ एग्जाम्पल a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, राइट। अब मैंने सपोज कि कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज किया, राइट। इसको ऐसा लिखा जाएगा, कॉलम 2 कॉलम 3 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं। तो इंटरचेंज किया तो न्यू डिटर्मिनेंट ये मिला, a1 a2 a3 c1 c2 c3 b1 b2 b3। अब अगर मैं इन दोनों में रिलेशन बोलूं तो रिलेशन होगा डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा डैश। सपोज फॉर एग्जांपल कि इसकी वैल्यू 10 थी तो इसकी -10। फॉर एग्जांपल इसकी अगर -5 होती तो इसकी +5। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप इसके प्रूफ खुद ही आपके अपने आप हो जाएंगे। कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आप सेल्फ प्रूफ कर सकते हो, कोई भी। जैसे फॉर एग्जांपल 3 4 5 3, छोटा 2 × 2 का इसलिए रहा हूँ, जल्दी समझा पाऊँगा। ये देखिए 9 - 20 -11। अब सपोज आपने इसको इंटरचेंज किया 4 3 3 5, कॉलम 2 और कॉलम 1 को इंटरचेंज किया तो देखिए 20 - 9 = 11। क्लियर है बात। यानी केवल साइन का चेंज होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये प्रॉपर्टी कई बार हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो जाती है। तो इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी टू रो और कोई भी टू कॉलम को इंटरचेंज करने पे साइन का चेंज आएगा। एंड रिमेंबर अगर हम 2 टाइम ये ऑपरेशन लगाए, मान लो इसको इंटरचेंज किया और फिर इसको इंटरचेंज किया, तो 2 टाइम ऑपरेशन लगेगा तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अगर इवन टाइम ऑपरेशन करेंगे तो साइन भी वही रहेगा जो ऑलरेडी था। अगर ऑड टाइम ऑपरेशन लगाया तो फिर ओवरऑल साइन में नेगेटिव चेंज आएगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन में बहुत हेल्प करती है। द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज 0 इफ एनी टू रोज और कॉलम। याद रखिए जो प्रॉपर्टी रो के लिए एप्लीकेबल है वो कॉलम के लिए भी होगी, तो इसलिए रो के साथ हमेशा कॉलम लिखना चाहिए, नहीं लिखा तो भी बाय डिफॉल्ट हम मानेंगे। द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज 0 इफ एनी टू रोज
और कॉलम आर आइडेंटिकल, इवन प्रोपोर्शनल भी होंगे तो भी 0 होगा, पर अभी हमने क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं समझा है इसलिए मैंने वो नहीं लिखा। तो आइडेंटिकल होंगे कब, अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। प्रोपोर्शनल भी होगा तो भी 0 होगी। तो अभी हम इस प्रॉपर्टी को समझें तो इसका मतलब क्या समझिए, जैसे ए बी सी पी क्यू आर ए बी सी, राइट, इसकी 2 रोज सेम है, बिना सॉल्व करे आप आंसर बोल सकते हैं 0। फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 6 1 2 3 4, मैंने यहाँ पर रो बताया, यहाँ पर कॉलम को आइडेंटिकल लिया हुआ है। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो क्या होगा, 2 × 6 3 1 4 माइनस 5 × 3 4 3 4 प्लस 2 × 3 4 6 1। अब क्या करेंगे, 2 × 24 माइनस 3 माइनस 5 × 12 माइनस 12 प्लस 2 × 3 माइनस 24। देखिए क्या होगा, ये 21 2 जा 42, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ पर माइनस 21 2 जा माइनस 42, ओवरऑल रिजल्ट 0। यानी कोई भी 2 रो और कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगी। नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर। याद रखिएगा ये प्रॉपर्टी मैट्रिसेस में, इसमें और डिटरमिनेंट में डिफरेंस होता है। जब हम डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं कभी किसी कांस्टेंट का, तो रिमेंबर वो किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में होता है, इसलिए लिखा है इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो। याद रखिए वर्ड यहाँ पर यूज़ किया, एनी रो और कॉलम। जब मैट्रिसेस में यही प्रॉपर्टी आएगी तो हम बोलेंगे ऑल द एलिमेंट, यहाँ पर एनी रो और कॉलम लिखा है, मतलब किसी रो के सारे एलिमेंट या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट पर कंप्लीट नहीं। फॉर एग्जांपल कि अगर एक डिटरमिनेंट लिया मैंने A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, मैं आपसे बोलूँ इसमें k का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, आप ऑब्वियसली जब k का मल्टीप्लाई करेंगे तो k का डिवाइड भी करेंगे। अब ये जो k का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो सारे एलिमेंट्स में नहीं होगा, एनी पर्टिकुलर रो और एनी पर्टिकुलर कॉलम। सपोज आपको सेकेंड रो में करना है, नो इशू, आप सेकेंड रो में कर दीजिए KA2 KB2 KC2, राइट, A3 B3 C3, k क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिटरमिनेंट देखिए k टाइम्स हो गया, राइट। ये आ गया A1 B1 C1 k टाइम A2 k टाइम B2 k टाइम C3 A3 B3 C3। ये प्रॉपर्टी हमें बहुत काम में आती है। जैसे हम मल्टीप्लाई किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में करते हैं, सिमिलरली कॉमन भी जब लेते हैं तो इसी कंसेप्ट पे बेस हम कॉमन लेते हैं। सपोज़ अगर आपको कोई ऐसा डिटरमिनेंट दिया हुआ हो, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, मान लीजिए ऐसा कोई डिटरमिनेंट दिया हो 2 4 6, राइट, 4 8 10 6 10 12 सपोज। अब नॉर्मली इसमें लोग क्या मिस्टेक करते हैं, 2 कॉमन निकाला और ऐसा लिख देते हैं 1 2 3 2 4 5 3 5 6। दिस इज़ रॉन्ग। वाई रॉन्ग? बिकॉज आपने केवल एक ही एलिमेंट से निकाला। हम चाहते तो 2 इससे निकाल सकते थे कॉमन, 2 इससे निकाल सकते थे और 2 इससे, यानी ओवरऑल 2 × 2 × 2 8 निकलता। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, तो आपको यहाँ केयरफुल होना है। मान लो मैं यहाँ पे लूँ तो एक 2 लिया तो इस रो का कम हुआ 1 2 3, अगर इससे भी लेता एक और 2 कम हुआ 2 4 5, इससे भी लेता तो 2 ले सकता था, तो क्या होता 3 5 एंड 6। क्या बेनिफिट होता है कि अगर कोई एलिमेंट्स में कुछ कॉमन है तो आपने बाहर निकाल लिया तो एलिमेंट्स की वैल्यू स्मॉल हो जाती है, जिससे डिटरमिनेंट सॉल्विंग हमारे लिए सिंपल हो जाता है। बस ये इसका पर्पज़ है। ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी सिंगल रो या सिंगल कॉलम से ही निकाल सकते हैं, ऑल एलिमेंट से नहीं निकाला जा सकता। और जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है 3 5 7 4 6 9 9 15 21। अब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दूं, पर अगर इसके पहले अगर ध्यान दूं तो ये इसकी 3 टाइम्स है। अगर मैं इसमें से 3 कॉमन निकालूं तो 3 5 7 4 6 9 3 5 7 हो जाएगा। दोनों कॉलम आइडेंटिकल हैं, इसलिए वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ ईच
each element of any row or column can be expressed as a sum of two terms, then the determinant can be expressed as a sum of the determinant. मान लो किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में टू और मोर देन टू एलिमेंट्स हैं सम और डिफरेंस फॉर्म में, तो हम उन्हें सेपरेट डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल a1 प्लस अल्फ़ा, a2 प्लस बीटा, a3 प्लस गामा, b1 b2 b3, c1 c2 c3. this equivalent to a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 plus of alpha beta gamma b1 b2 b3 c1 c2 c3. right? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस अल्फा. अगर 3 एलिमेंट्स होते एक और डिटरमिनेंट आ जाता, और याद रखिए प्लस साइन होगा तो प्लस, माइनस साइन होगा तो हम माइनस ही लेंगे. नोट डाउन. चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं. देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर or an expression and is then added to or subtracted from any other row or column. यानी डिटर्मिनेंट में हम किसी भी रो में किसी भी कांस्टेंट के मल्टीप्लाई के साथ एडिशन कर दें, सब्ट्रैक्शन कर दें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा. इसको एग्जांपल से और क्लियर होगा आपको. मतलब ये हुआ कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करके जो न्यू डिटर्मिनेंट मिलेगा उसका वैल्यू वही होगा जो ओरिजिनल का है. जैसे एग्जांपल सपोज a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. सपोज आप चाहते हैं कि R3 में ऑपरेशन हो तो ऐसे लिखेंगे. सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन R3 माइनस सपोज आपकी इच्छा है 3 टाइम्स ऑफ R1. बिल्कुल कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या होगा, डेल्टा डैश a1, और याद रखिए ऑपरेशन जिस से कर रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड 3 टाइम्स ऑफ a3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ a1 b3. ये प्रॉपर्टीज़ मैक्सिमम एलिमेंट्स को जीरो बनाने के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि जितने ज़्यादा एलिमेंट जीरो होंगे क्वेश्चन उतनी जल्दी सॉल्व होगा. b3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ b1 एंड c3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ c1. अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं और इसकी निकालूं सेम आएगी. डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा. इवन इन दोनों रो को भी सेपरेट कर सकते थे, ऐड कर सकते थे, कांस्टेंट मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जा सकता था. यानी डिटर्मिनेंट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. 90% क्वेश्चन जो है वो हम इसी प्रॉपर्टी से करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल भी देखते हैं इसके, फिर इसके बाद एक दो प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट करके फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं. देखिए मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब. सपोज सबसे पहले अगर हम ध्यान दें इसको सॉल्व करना है. अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो बिल्कुल हो जाएगा, बट बहुत टाइम लगेगा. अब अगर हम पहले सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी लगती है, फर्स्ट में a कॉमन है, सेकंड में b, थर्ड में c. आप सबसे पहले a b c निकाल लीजिए. फर्स्ट कॉलम से a निकाला 1a स्क्वायर, सेकेंड से b निकाला 1b स्क्वायर, थर्ड से c निकाला था 1c स्क्वायर. राइट. अब फर्स्ट रो में 2 पूरी रो सेम है 1 1 1 की, तो हम क्या करेंगे, कॉलम 2 में ध्यान दीजिए, कॉलम 2 में कॉलम 1 एंड कॉलम 3 में भी कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. राइट. एक ही समय में पर्टिकुलर एक रो कॉलम के साथ ऑपरेशन लगाया जा सकता है. अब जब मैंने ऐसा किया तो देखिए क्या होगा, a b c तो ऐसे ही रहा, यहाँ पर 1 0 0 a b माइनस a c माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. राइट. अब 2 एलिमेंट जीरो होने से क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया. और हम ऑपरेशन लगाते ही इसलिए, प्रॉपर्टी का यूज इसलिए किया जाता है कि कम से कम जितने मैक्सिमम एलिमेंट आप जीरो बना सकते हैं बना लीजिए. तो आप सॉल्व किया मैंने, अब केवल 1 के साथ होगा तो 1 इंटू ये किया तो b माइनस a c माइनस a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर.
इसमें से भी हम b माइनस ए और c माइनस ए कॉमन निकाल सकते हैं, जितना सिंपल कर सकते हैं करिए। b माइनस ए c माइनस ए कॉमन निकाला, 1 1 b प्लस ए c प्लस ए, राइट। उसको और सॉल्व किया तो फाइनली ये मिला ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब अगर आप इसे विदाउट प्रॉपर्टी करते तो ये आंसर लाने में बहुत टाइम लगता। हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी आपने बहुत कम टाइम में इसको सॉल्व कर लिया। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो अल्फ़ा बीटा ए बी सी के क्वेश्चन आए तो हम वैल्यू से पुट करके भी कर सकते हैं, पर अगर मेथड की बात करें, 12th एग्जाम के लिए बात करें, तो आप प्रॉपर्टीज यूज़ करते हुए करें और लिखे ज़रूर कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इन अ डिटर्मिनेंट d becomes 0 on putting x equal to alpha, then we say that x minus alpha is a factor of determinant। इसका मतलब ये है कि सपोज एक कोई इक्वेशन दी है इस तरह की, मान लीजिए x प्लस अल्फ़ा, या अभी अपन ऐसा ले लेते हैं a प्लस एक्स बी सी सी डी प्लस एक्स ई एफ जी एच प्लस एक्स। अब सपोज आपने x की जगह अल्फ़ा पुट किया और अल्फ़ा पुट करने पर a प्लस अल्फ़ा बी सी, मान लीजिए c, अभी क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा, d प्लस अल्फ़ा e f g h प्लस अल्फ़ा, और बाई चांस ये क्या आ जाए, 0 आ जाए, इसका मतलब अल्फ़ा इसका एक रूट है, यानी x माइनस अल्फ़ा इसका एक फैक्टर है। क्लियर है प्रॉपर्टीज़? तो ये ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज़ हमारी कवर हो गई। अब हम क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज़ को किस ढंग से यूज़ करेंगे, क्या किस तरह से क्वेश्चंस को सिंपल कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से, वो हम क्वेश्चंस के साथ कंसेप्ट बनाएंगे उसके। अब क्या क्वेश्चन है, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अगर हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएं, ये पहली रो 1 1 1 की है, 2 कॉलम्स को 2 एलिमेंट्स को हम 0 बना सकते हैं, तो प्रॉपर्टी क्या लगाएं, C2 में ऑपरेशन लगाया C2 माइनस C1, एंड C3 में भी सेम ऑपरेशन लगाया C3 माइनस C1। ये ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम में कोई चीज़ नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट कॉलम से हम ऑपरेशन कर रहे हैं 1x एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2 एलिमेंट 0 हो गए। प्रॉपर्टी का काम ही ये है कि एलिमेंट्स को 0 बनाना। अब 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके भी फैक्टर बना लो आप। अब इसके साथ 0 0 के साथ करोगे तो ओवरऑल 0, तो इसके फैक्टर बनाएंगे वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। क्या करेंगे, y माइनस एक्स और z माइनस एक्स कॉमन लिया, 1x प्लस वाई 1x प्लस जेड। इसको भी सॉल्व किया, y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स x प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, x से x कैंसिल, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई। इसको साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज कर लो, एक माइनस इसका और एक माइनस का कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। नोट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 1 1। सिमिलर क्वेश्चन ये एक्स वाई जेड, बट नीचे एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब है। मैंने यहाँ पर ऑप्शन इसलिए लिखे हैं कि अगर ये सपोज सब्जेक्टिव आएगा तो प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आप वैल्यू लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने सपोज एक्स वाई और जेड की वैल्यू ले ली, एक्स की सपोज 1, वाई की सपोज 2 और जेड की सपोज 3, तो ये क्या होगा, डिटरमिनेंट कुछ इस ढंग से बन जाएगा 1 1 1 1 2 3 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8 एंड 27। अब हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लें तो क्या होगा, सॉल्व करेंगे 1 के लिए, वैसे चाहें तो 2 0 भी बना सकते हो आप, 1 1 1, इसको सेपरेट किया 0 1 7 0, ये कितना हो गया 2 एंड दिस इज 26। सॉल्व किया 1 के लिए तो 26 माइनस 14, ये हो गया 12। अब ऑप्शन में ये जो वैल्यू लिए हैं वो रख के देखिए, जो 12 आंसर देगा वो करेक्ट है। अगर मैं ऑप्शन ए में रखूँ
तो x माइनस वाई 1 माइनस 2, 2 माइनस 3, 3 माइनस 1, ये मिला -1 इंटू 2, ये मिला 2, मतलब a रिजेक्ट। अगर b पे आए तो b का इतना पार्ट सेम है और ये एक्स्ट्रा है, तो क्या होगा 2 इन 2, इसको ऐड करो 3 + 2 5 + 1 6, 6 इंटू 2 12, तो b इज़ द राइट आंसर। तो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन कभी भी अगर आए और अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन हो तो आप वैल्यू लेके बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। और अगर मेथड से करना होता तो क्या करते हैं, वही सेम ऑपरेशन C2 में ऑपरेशन लगाते, C2 - C1, एंड C3 में ऑपरेशन लगाते, C3 - C1। तो नया डिटर्मिनेंट क्या मिलता, 1x x³ 0, y - x y³ - x³ 0, z - x z³ - x³। अब इस 1 के लिए जब सॉल्व करते तो क्या होता, y - x z - x y³ - x³ z³ - x³। आप क्या करते, फैक्टर बना देते, यहाँ पर a³ - b³ का फॉर्मूला यूज़ करते, कितना हो जाता, y - x y³ - x³ मतलब y - x इंटू y² प्लस xy प्लस x²। यहाँ पर आता z - x इंटू z - x z² प्लस xz प्लस x²। अब एक काम और कर सकते हैं हम, y - x और z - x तो कॉमन निकाल ही लें, y - x इंटू, देखिए कितना सब्जेक्टिव में ही टाइम लगेगा, ऑब्जेक्टिव तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 1 y² प्लस xy प्लस x²। यहाँ पर क्या होगा, 1 z² प्लस xz प्लस x²। सॉल्व करेंगे, y - x z - x, इसके लिए क्या, तो z² प्लस xz प्लस x² माइनस ऑफ y² माइनस xy माइनस ऑफ x²। x² से x² का टर्म कैंसिल केवल, तो ये मिला y - x इंटू z - x। अब x² कैंसिल होने के बाद इन दोनों में से मैंने क्या क्या मिला मुझे, z² माइनस x² प्लस xz माइनस xy। अब क्या करेंगे, y - x, ये आपको सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए मेथड यूज़ करना है, इसके फैक्टर बनाए, z - x z प्लस x, यहाँ पर से x कॉमन लिया तो z माइनस y। एक मिनट, x² कैंसिल हो गया था तो y² था यहाँ, सॉरी, x² कैंसिल हुआ तो y, तो z माइनस y। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से अगर मैं z माइनस y बाहर निकाल दूँ, यहाँ लिख लेते हैं, तो y - x z - x इंटू z माइनस y, ये बाहर निकाला तो अंदर आया x प्लस वाई प्लस z। इसको भी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, एक माइनस इसका और एक माइनस इसका कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस वाई y माइनस z z माइनस x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो वैल्यू ले लो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो प्रॉपर्टीज़ लगा के सॉल्व करो ना कभी भी क्वेश्चन को। तो आपने क्या करा, सबसे पहले x की जगह सपोज आपने 1 लिया, y की सपोज 2 लिया और z की जगह सपोज मैंने 3 लिया, तो ये वैल्यू को पहले इस डिटरमिनेंट में रख लो। तो इस वैल्यू को डिटरमिनेंट में रखोगे तो क्या होगा, इस वैल्यू को अगर मैं डिटरमिनेंट में रखूँगा तो ये हो जाएगा ऐसा 1 1 1 1 2 3, वही करा था हमने स्टार्टिंग में 1 8 27। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालिए और यही वैल्यू एक्स वाई जेड की ऑप्शन में रखिए। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी आए वही न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 रखने पे ऑप्शन की आना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो आंसर करेक्ट है।